नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। 8th CPC 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तें OPS बहाली सहित किन मुद्दों पर टकराव होगा 16 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को लेकर के सरकार अलर्ट हो गई है। तो ऐसा क्या होगा 16 दिसंबर को 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में, और OPS बहाली समेत कई मुद्दे हैं, उन पर होगा टकराव। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, 16 दिसंबर को क्या होने वाला है, और ध्यान से आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि इसमें OPS बहाली मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर के भी अपडेट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले भाई मेरे एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। एक आर्टिकल के माध्यम से हम ये पूरी अपडेट आप सब तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। अभी यहाँ से देखेंगे, केंद्रीय कर्मचारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तें TOR दोस्तों TOR में जो बदलाव की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से गुहार लगाई थी, वहां से कोई सार्थक जवाब नहीं मिला है। नतीजा अब कॉन्फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में बदलाव है OPS बहाली सहित कई मुद्दों पर संघर्ष का ऐलान कर दिया है। 16 दिसंबर को सरकार अलर्ट है। 16 दिसंबर को लेकर के सरकार अलर्ट है। वजह इस कॉन्फेडरेशन से जुड़े सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सभी कार्यस्थलों पर दोपहर भोजन के बाद दोस्तों भोजन के समय विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद सभी कार्यस्थलों से एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाएगा, केंद्र सरकार के पास में भेजा जाएगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन की तिथि और कर्मचारियों की मांगों को लेकर 3 दिसंबर को एक पत्र भेजकर केंद्र सरकार को सूचित कर दिया गया है। देखिए, जो प्रदर्शन होने वाला है, इसको लेकर के 3 दिसंबर को एक पत्र केंद्र सरकार को भेज करके सूचित कर दिया गया है। यह पत्र कैबिनेट सचिव के अलावा वित्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव को भी प्रेषित किया गया है। पत्र में जिन मांगों का जिक्र हुआ है, उनमें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में संशोधन और अन्य मुद्दों पर परिसंघ और कर्मचारी पक्ष की राष्ट्रीय परिषद JCM द्वारा दिए गए सुझाव विचारों को शामिल करके 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को संशोधित किया जाए। केंद्र सरकार मूल वेतन पेंशन के साथ 50% DA और DR का विलय करे। 1 जनवरी 2026 से अंतरिम राहत IR के रूप में पेंशन 20% प्रदान किया जाए। NPS UPS को समाप्त कर सभी कर्मचारियों के लिए OPS बहाल की जाए। पेंशन भोगियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। संभवतः सेवानिवृत्त की तिथि और केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों जैसे कारकों के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड महामारी के दौरान रोके गए DA और DAR की 3 किस्तें 18 महीने जारी की जाएं। जो DR है आपका, वो जारी किया जाए। सरकार कर्मियों की पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को 15 साल के बजाय 11 साल बाद बहाल करें। अनुकंपा नियुक्ति पर लगाई गई 5% की सीमा को हटाया जाए। सभी मामलों में मृतक कर्मचारी उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। सभी विभागों में सभी संवर्गों के रिक्त पदों को भरा जाए। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और निगमीकरण बंद हो। तंत्र JCM के अनुसार संघों महासंघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित किया जाए। सरकार लंबित संघों महासंघों को मान्यता प्रदान करे।
AIPU, ग्रेड सी यूनियन, NFPE और ISROSA की मान्यता रद्द करने के आदेश वापस लिए जाएं। सेवा संघों महासंघों पर नियम 15, देखिए दोस्तों, 15(1)(c) को लागू करना बंद किया जाए। पदाधिकारियों का प्रतिशोधात्मक उत्पीड़न बंद हो। CA संदर्भ, ये डेट हो गई आपकी, के मामले में JCM के अंतर्गत मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णयों का तत्काल में कार्यान्वयन हो, जिस पर आम सहमति बन गई है। आकस्मिक संविदा और श्रमिकों को GDS कर्मचारियों को नियमित किया जाए और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान दर्जा दिया जाए। इससे पहले कॉन्फेडरेशन ने PM मोदी को एक पत्र लिखकर अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई थी। कॉन्फेडरेशन का कहना था कि पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन संशोधन को आयोग में शामिल किया जाए। विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत एवं पेंशन लाभों में संशोधन और संदर्भ शर्तों TOR से गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्त पोषित लागत शब्दावली को TOR से हटाना, यह बात की कर्मचारियों की मांग का हिस्सा है। अनफंडेड स्कीम, पुरानी स्कीम पर भी कॉन्फेडरेशन ने महत्वपूर्ण संशोधनों की मांग की है। केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ जो डाक, आयकर, लेखा परीक्षण सर्वेक्षण, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जनगणना, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ISRO आदि 130 विभागों के 8 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने TOR में संशोधन की मांग की थी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने की तिथि संदर्भ की शर्तों TOR में ऐसी किसी भी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं है। यह एक स्थापित तथ्य है कि केंद्र सरकार के कार्मिकों के वेतन, भत्ते और पेंशन लाभों का संशोधन 10 वर्षों में एक बार होगा। चौथा वेतन आयोग 1/1/1986, पाँचवा वेतन आयोग 1/1/1996 और छठा वेतन आयोग 1/1/2006, सातवां वेतन आयोग 1/1/2016 से लागू हुआ है। इसके मद्देनज़र यह स्वतः और न्यायोचित है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1/1/2026 से लागू किया जाना चाहिए। इसे 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में शामिल किया जाए। विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन व पेंशन लाभों में संशोधन संदर्भ TOR से गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्त पोषित लागत शब्दावली को हटाया जाए। ये बातें भी PM मोदी को लिखे पत्र का हिस्सा हैं। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की TOR में पुरानी पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कवर किए गए पारिवारिक पेंशनरों सहित मौजूदा 69 लाख पेंशनरों के संशोधन में पेंशन में समानता या पेंशन के कम्यूटेशन की बहाली की अवधि सहित उनके अन्य पेंशन लाभ आदि के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। कॉन्फेडरेशन ने अपने पत्र में PM मोदी से आग्रह किया था कि इन बातों को संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाए। उन सिद्धांतों की जांच हो जो पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना को नियंत्रित करते हैं। इसमें पेंशन में संशोधन, पेंशन में समानता जैसी बातें भी शामिल हैं। किसी भी तारीख को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में यानी 1/1/2026 से पहले या 1/1/2026 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं कर्मचारियों की चिंता TOR के पैरा E में गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अनफंडेड लागत वाक्यांश के उपयोग से उत्पन्न होती है, जो न तो पेंशन भोगियों का उल्लेख करता है और न ही
आयोग के दायरे में उनके अधिकारियों और हितों को मान्यता देता है। कॉन्फेडरेशन के मुताबिक यह शब्दावली अनुपयुक्त है क्योंकि यह संवैधानिक और न्यायिक रूप से संरक्षित पेंशन अधिकारों को राजकोषीय देनदारियों के बराबर मानती है और सभी पिछले वेतन आयोगों में सरकार द्वारा अपनाए गए मानवीय कल्याण उन्मुख दृष्टिकोण से हटाती है। मौजूदा पेंशनभोगी TOR को नकारात्मक मानते हैं और आशंका जताते हैं कि सरकार 8वें CPC को परोक्ष रूप से सभी अनफंडेड व्यय को हटाने के लिए अनिवार्य तौर पर काम कर रही है, यह मानते हुए कि उनके वेतन के एक हिस्से के रूप में योगदान अकेले इस तरह के वित्त पोषण का निर्माण कर सकता है। यह उन सरकारी कर्मियों की मेहनत की अनदेखी है जिन्होंने अपने लंबे सेवा कैरियर के दौरान समाज और राष्ट्र के लिए बहुमूल्य योगदान दिया है। यह ध्यान देने योग्य है कि सांसदों, विधायकों, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों की पेंशन के संदर्भ में ऐसी कोई शब्दावली अनफंडेड स्कीम का उपयोग कभी नहीं किया गया है। हालांकि उनकी पेंशन भी गैर अंशदायी है और भारत के समेकित कोष से ली जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसकी बार बार पुष्टि की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पेंशन नियोक्ता की इच्छा पर भुगतान किया जाने वाला इनाम नहीं है। नियोक्ता धन की कमी का बहाना करके जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। विजय कुमार बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि पेंशन अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने DS नाकरा मामले में कहा कि पेंशन एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जो उन लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करता है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिए इस आश्वासन के साथ अथक परिश्रम किया कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार विशेष रूप से देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य 197 इस बात की पुष्टि की है कि पेंशन एक संपत्ति अधिकार है और इसे विधि के प्राधिकार के बिना वापस नहीं लिया जा सकता है। पेंशन एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जो कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करता है। यह आश्वासन देता है कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा, जिससे यह एक संवैधानिक दायित्व बन जाता है। एक आदर्श नियोक्ता के रूप में भारत सरकार का अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा और कल्याण को बनाए रखना नैतिक और कानूनी दायित्व है। यह समझना जरूरी है कि जब पेंशन वैध हो और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई हो तो पेंशनभोगी शब्द को विषय वस्तु की सूची से हटाना असंगत है। ऐसे में गैर अंशदायी पेंशन योजना की अवित्त पोषित लागत केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होती है क्योंकि केंद्र सरकार एक आदर्श नियोक्ता है। कॉन्फेडरेशन ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि उन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो जिनकी भर्ती 1/4/2004 के बाद हुई थी, जिनकी संख्या 26 लाख है और जो NPS या UPS के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS और UPS को बदलकर CCS पेंशन नियम 1972 अब और 2021 के तहत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की जोरदार मांग कर रहे हैं। मुश्किल से लगभग 1 लाख कर्मचारी NPS से UPS पेंशन योजना में शिफ्ट हुए हैं। कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना पर असंतोष व्यक्त किया है। वे सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को ही पसंद करते हैं। हालांकि 8वें CPC के संदर्भ में शर्तों की TOR में इसे शामिल नहीं किया गया है। 8वें वेतन आयोग के लाभ भारत सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त पोषित स्वायत्त और वैधानिक निकायों का ग्रामीण डाक सेवकों GDS को भी प्रदान किए जाएंगे जो डाक विभाग की रीढ़ हैं। यह मांग
भी संदर्भ शर्तों में शामिल की जाए। 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके कार्यान्वयन में हो रही देरी के कारण तत्काल प्रभाव से 20% अंतरिम राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इसके चलते आयोग के कार्यान्वयन में देरी और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति से होने वाले नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सकती है। लगभग 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। सरकारी तंत्र को चलाते हुए इसके बाद वे विकासात्मक गतिविधियों में अधिक उत्साह से भाग ले सकेंगे। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य योजना की समीक्षा करेगा, उसमें बदलाव की सिफारिशें करेगा ताकि भारत सरकार के स्वायत्त और वैधानिक निकायों में कार्यरत सभी कर्मचारी इसके दायरे में आ सकें। जिला मुख्यालयों पर अधिक CGHS वेलनेस सेंटर खोलने और कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए कैशलेस और परेशानी मुक्त चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करना, ये बात भी आयोग की संदर्भ शर्तों में शामिल हो। आयोग संसद की स्थायी समिति की CGHS संबंधी सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए CGHS योजना में बदलावों का ये सुझाव देगा। तो ये पूरा अपडेट है। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया दोस्तों, और जो भी अपडेट है 16 दिसंबर को लेकर के वो सब आपको इसमें हमने बता दिया है इस आर्टिकल के माध्यम से। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो है दोस्तों, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और जो भी अपडेट है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किन किन बातों पर जोर दिया गया है पुरानी पेंशन को लेकर के, और जो भी अन्य बातें हैं उन सभी बातों को इसमें अच्छे से बताया गया है। इस आर्टिकल के माध्यम से हमने इस वीडियो में बताया है आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्या क्या मुद्दा है, और कितने लोग OPS चाहते हैं, कितने लोग अभी NPS से या फिर उसमें शिफ्ट हुए हैं, ये सब इसमें अच्छे से बताया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।